हेलो एवरीवन। आज के न्यूज़ टुडे के इस अंक में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। और आज यानी कि 24 सितंबर 2025 के न्यूज़ टुडे में सबसे पहले हम लोग आज की सुर्खियों को कवर करेंगे कि आज की लिस्ट में कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल, महत्वपूर्ण न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। जिसमें पहला जो न्यूज़ आर्टिकल है हमारा वो H1B वीज़ा शुल्क के बीच में भारत के लिए अवसर, सराफेसी अधिनियम 2002 जो कि एनपीए से, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से संबंधित है। ई गवर्नेंस पे विशाखापट्टनम घोषणा पत्र जो कि ई गवर्नेंस पे हुए महत्वपूर्ण अधिवेशन जिसके रूप में जिसे समझा जाता है देश भर में। और सोलर पीवी क्षमता आकलन से संबंधित एक रिपोर्ट है जो देश की सोलर क्षमता, सोलर उत्पादन क्षमता, सोलर एनर्जी उत्पादन क्षमता के बारे में बात करती है और उसके अन्य आयाम हैं। और एक और अंत में देखेंगे हम लोग मैंग्रोव पुनर्स्थापना के लिए टीएन सोर मिशन, तमिलनाडु का एक मिशन है। ये कोस्टल रिस्टोरेशन से संबंधित है, तटीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको बचाने से संबंधित है। तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है ये मिशन, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ कुछ संक्षिप्त सुर्खियां भी हैं जिसमें ओईसीडी की इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है। जैसा हमने पहले भी बताया कि इस तरह के रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण होता है यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के दृष्टिकोण से। ओजू जल विद्युत परियोजना, बैरन द्वीप ज्वालामुखी फिर से एक बार चर्चा में है अपने नए इरप्शन के लिए। नाइटमेयर बैक्टीरिया, सुपर टाइफून, इसी तरह से अन्य न्यूज भी है यहाँ पे। और अंत में क्या है, सुर्खियों में रहा एक स्थल पेरू, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आगे बढ़े हम लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले न्यूज आर्टिकल से। तो पहला जो न्यूज आर्टिकल हम लोग कवर करेंगे हम लोग वो है मैनग्रोव पुनर्स्थापना के लिए टीएन सोर मिशन। ये टीएन सोर मिशन क्या है, सबसे पहले तो यही हम लोग कंफर्म कर लेंगे कि टीएन मतलब तमिलनाडु है ना। टीएन मतलब तमिलनाडु, और क्या, और सोर मतलब क्या है, सस्टेनेबली हार्नेसिंग ऑफ ओशन रिसोर्स एंड ब्लू इकोनॉमी मिशन, इस तरह से। तो इससे हम लोग कुछ नाम से हम लोग कुछ समझ रहे हैं। सस्टेनेबली हार्नेसिंग ओशन रिसोर्स एंड ब्लू इकोनॉमी मिशन मतलब सागरीय तंत्र को, सागरीय एक मिनट, मतलब सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र को इस तरह से रिस्टोर करना है, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्रों, जिससे कि उसके एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सके और वो जैव संरक्षण के दृष्टिकोण से तो लाभकारी हो ही, और साथ साथ आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी हो। इसलिए इसका नाम क्या है, सस्टेनेबली हार्नेसिंग, सतत रूप से जो है निकालना, सतत रूप से प्राप्त करना सागरीय तंत्र से, सागरीय इकोसिस्टम से। तो कुल मिलाकर यही है कि तमिलनाडु में जो स्टार्ट किया गया है क्या है, कोस्टल रिस्टोरेशन से संबंधित है, वहां की तटीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके रिस्टोरेशन से, पुनर्स्थापना से। और मूल उद्देश्य क्या है, मूल उद्देश्य इसका यही है कि जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन और उसके कारण होने वाले जो सी लेवल राइज है, उसके कारण प्रदूषण से संबंधित जो समस्याएं हो रही हैं तटीय इलाकों में, उसके बाद अपरदन, तटीय अपरदन जो आज के डेट में बहुत बड़ी समस्या है, इस सब से तटीय इकोसिस्टम को बचाने के लिए ये पूरा का पूरा ये मिशन प्रारंभ किया गया है। सितंबर 2025 में स्वीकृति दी गई है और है कितना, 1675 करोड़ का, जो कि काफी महत्वाकांक्षी परियोजना मानी जा रही है तमिलनाडु के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। क्योंकि आप देखोगे भारत के मैप में, जब भारत के मैप में देखोगे तो ये तमिलनाडु का कोस्ट जो है लंबा कोस्ट है, मतलब भारत की तटीय सीमा रेखा का एक बड़ा हिस्सा कवर करता है। और इसमें बहुत सारे जो महत्वपूर्ण जैव विविधता के दृष्टिकोण से, जैव विविधता संसाधन के दृष्टिकोण से, रिचनेस के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण
यहाँ पे स्थल आपको दिखेंगे, जैसे बे ऑफ मन्नार आप देखोगे, या यहाँ पे इसके तटीय इलाकों में देखोगे, जहां पे जो कि जैव विविधता के दृष्टिकोण से भारत के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। तो इस रिस्टोरेशन कार्य से उनको मदद मिलेगी। और रिस्टोरेशन के केंद्र में कौन होगा? मैनग्रोव का पुनर्स्थापना। क्यों? क्योंकि तटीय इलाकों में क्या है, तटीय इलाकों को बचाए रखने में जितना मैंने उद्देश्य बोला, सब में मैनग्रोव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो उसके केंद्र में है। तो यही है इस पूरा का पूरा महत्वाकांक्षी परियोजना। चलिए इसके अन्य आयाम को हम लोग देख लेते हैं कि मैनग्रोव पुनर्स्थापन के लिए जो टीएन सोर मिशन है, बेसिकली ये किसके द्वारा फंडेड होगा? विश्व बैंक के द्वारा। और विश्व बैंक मतलब मैक्सिमम पैसा जो है वहीं से आएगा इसमें, और तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर जो है ना इसे आगे बढ़ाया जाएगा। और ये तटीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, जैसा कि मैंने बताया नाम में ही है। और तटीय अर्थव्यवस्था मतलब पारिस्थितिकी तंत्र को बचाते हुए उसको संसाधन के रूप में प्रयोग करना। तो ये इस तरह से प्राकृतिक और उसकी क्या प्राकृतिक प्रतिरोधकता को बढ़ाना। मतलब क्या? जलवायु परिवर्तन जैसे जो प्रभाव मैंने बोले, तो अगर हम मैनग्रोव की रक्षा करते हैं तो उसके बहुत सारे लाभ हैं, जिसमें से एक लाभ ये भी है कि जो तटीय जो अपरदन है उससे बचाव हो जाता है। क्योंकि वो रोके रखता है किसी भी प्रकार के सागरीय जो इस प्रकार की जो एक्सट्रीम इवेंट है उससे बचाव के रखता है तटों को, तटीय आकृति को। तो ये है इस तरह के। टीएन सोर का मुख्य घटक क्या है? 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में मैनग्रोव की बहाली करना, जो किसी ना किसी कारणवश प्राकृतिक चाहे मानव निर्मित कारणवश जो है उनका अपरदन हो गया या वो खत्म हो गया। हमने देखा है कि मैनग्रोव जो वन है, मैनग्रोव वन ये लवणीय जल में पाए जाने वाले जो ऐसी वनस्पति है जो कि तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और विशेष करके ये कहां पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सागर के तटीय क्षेत्रों में। और जहां जहां भी है वहां पे तटीय क्षेत्रों में इससे सुरक्षा तो है ही, साथ साथ इसके आर्थिक लाभ भी हैं। तो वहां लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो उसका असर इस पे भी दिखा है, मैनग्रोव पे। और आप देखोगे दुनिया में भी जितने भी महत्वपूर्ण जो इस तरह के क्षेत्र हैं और भारत में भी, तो उनको बड़े पैमाने पे हानि पहुंची है। तो इसलिए आवश्यक है कि ऐसे मैनग्रोव क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए कि जहां पे क्षरण हुआ है पिछले कुछ वर्षों में इन विभिन्न कारणों से, पर्यावरणीय मानव निर्मित कारणों से, और उसे रिस्टोर किया जाए। तो वही इसका लक्ष्य है। तो विश्व बैंक द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे कहां पहुंचेगा? ग्राम स्तरीय मैनग्रोव परिषदों में, मतलब डायरेक्ट वहीं पैसा जाएगी। और डायरेक्ट पैसा जाएगा जिससे क्या है कि स्थानीय लोग इसमें शामिल होंगे। तो हो गया ना कि स्थानीय लोगों के द्वारा। तो इससे क्या है? इससे हमने हमने इन्वायरमेंट में पढ़ा भी है, सबसे अच्छा रिस्टोरेशन कार्यक्रम कौन कर सकते हैं? जो उस इकोसिस्टम पे आश्रित हो या जो उससे संबंधित हो, जो कम्युनिटी। तो यहाँ पे स्थानीय लोगों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी, उनके रखरखाव में, उनके बचाव में, और उसके बाद उसके मॉनिटरिंग में। तो इस संदर्भ में हम लोग ये समझ सकते हैं, इसे कोट भी किया जा सकता है दूसरे जगह, स्थानीय लोगों की भूमिका जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए या पर्यावरण क्षरण के प्रभाव से निपटने में। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि पर्यावरण क्षरण से निपटने में स्थानीय लोगों की भूमिका कितनी है। तो इस तरह से भी पर्यावरण देख सकते हो। तो उसमें एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये। उसके बाद नेक्स्ट डायमेंशन हम लोग देख लेते हैं कि मैनग्रोव के अलावा इस पहल का लक्ष्य कितना है? 30,000 हेक्टेयर समुद्री क्षेत्र। और सिर्फ मैनग्रोव ही नहीं, मैंने बोला कि मैनग्रोव इसमें सेंटर में रहेगा, क्योंकि मैनग्रोव की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसा मैंने देखा, जैसा हमने चर्चा किया, क्योंकि तटीय आकारिकी को बचाना है, उसके साथ साथ पूरा का पूरा जो ये 30,000 हेक्टेयर समुद्री क्षेत्र है उसे बचाना। क्यों? क्योंकि जो पूरा कोस्टल रीजन है ये एक तरह से संवेदनशील समुद्री इकोसिस्टम को डेवलप करता है, जिसमें बहुत सारे वनस्पति और बहुत सारे ऐसे जीव हैं महत्वपूर्ण रूप से, जिसपे कि हम आश्रित हैं और जिसपे कि अर्थव्यवस्था, आर्थिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से और वहां से सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जुड़ी हुई चीजें। तो इसलिए उनकी पुनर्स्थापना करके हम और लुप्त प्रजातियों को बचा सकते हैं, जिससे जैव विविधता के संरक्षण का आवश्यक होगा और उसके अन्य लाभ हम लोग प्राप्त कर सकते। जैसे इसमें क्या, जैव विविधता के संरक्षण की डुगोंग और कछुओं की सुरक्षा करना भी महत्वपूर्ण है।
तो मतलब उससे पूरे एरिया को हम लोग रिस्टोर करेंगे। अब मैनग्रोव बाउंड उनका महत्व क्या है, अभी तक हमने समझ ही लिया मैनग्रोव बाउंड उनका महत्व क्या है कि सबसे पहला तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। वही लवण सहिष्णु, कोस्टल इलाके में होगा, लवण सहिष्णु पादप समुदाय होगा और पूरा का पूरा ये बैरियर के जैसा काम करता है, बैरियर की तरह काम करता है ये। और ये हमने पहले देखा ही उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अंतर ज्वारीय क्षेत्रों में पाया जाएगा, मतलब जहां पे ज्वार का असर होगा, मतलब कोस्टल इलाकों में। और उसके बाद क्या, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में हम देखो, अब जहां जहां भी मैनग्रोव क्षेत्र है, अब सुंदरबन डेल्टा वहां भी इस तरह के, और वर्षा की भूमिका, और तमिलनाडु तट, इस तरह से सब जगह मैनग्रोव है। गुजरात का तट हम लोग देख सकते हैं। और उसके बाद क्या, उच्च तापमान 26 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में मैनग्रोव के लिए अनुकूल है। जलवायु में क्या भूमिका है, जलवायु में भूमिका यह है कि इसे क्या बोला जाता है, नेचर्स कार्बन वॉल्ट। मतलब क्या, ये पूरा का पूरा जो रीजन है, ये रीजन क्या है, हरित रीजन है, मतलब ग्रीन प्लांट है ये। तो ये क्या करता है, कार्बन को, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने का काम करता है ये, कार्बन को। तो पूरे प्लेनेट पे सबसे अधिक कार्बन को अवशोषित करने में भूमिका इसकी महत्वपूर्ण है और बड़े पैमाने पे ये करता है। इसलिए इसको बोला जाता है कि प्रकृति का कार्बन भंडार, नेचर्स कार्बन वॉल्ट। वॉल्ट किसको बोलते हैं, जहां पैसे रखे जाते हैं बैंक में, तो वही नेचर का कार्बन का वॉल्ट है, खजाना है। क्यों, क्योंकि इसकी समान जो उष्णकटिबंधीय वन है, वर्षा वन जो है, जो सबसे ज्यादा घने वन है, जो सबसे ज्यादा कार्बन का अवशोषण करते हैं प्लेनेट में, हमारे पृथ्वी पे, उसकी तुलना में भी क्या, प्रति एकड़ 7.5 से 10 गुना अधिक है। तो मतलब उसकी तुलना में भी ये काफी अधिक है इसकी क्षमता, तो इसलिए इसके महत्वपूर्ण है। अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि आजीविका के लिए कैसे, बार बार मैं बोल रहा हूं कि आजीविका कैसे महत्वपूर्ण हो जाती है मैनग्रोव से। अब एक पहल है महाराष्ट्र के नवघर में, सरकार की परियोजना के तहत मैनग्रोव पुनर्स्थापन में महिलाओं की भूमिका को काफी सराहा गया है और महिलाओं की भूमिका पे काफी जोर दिया गया है कि महिलाओं को उनमें रोजगार दिया जाए। और उसमें क्या है कि आप देखोगे यहाँ पे मड क्रैब फार्मिंग, मतलब ये इलाका क्या है, जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होता है, बेसिकली क्या है, ये प्राकृतिक आवास के रूप में काम करता है ये बहुत सारे जलीय जीव और वनस्पति के लिए। तो वहां पे विभिन्न प्रकार के जो है ना आर्टिफिशियल एक्टिविटी भी की जा सकती है, जैसे फिश फार्मिंग, सी फूड फार्मिंग, मतलब डिफरेंट टाइप के जो ओशन में मिलने वाले जलीय जीव जिसको कि हम लोग कंज्यूम करते हैं, जलीय जीव और वनस्पति, उनका फार्मिंग यहाँ पे किया जाता है, जिसकी डिमांड नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काफी अधिक है। तो उसी तरह से क्रैब, मड क्रैब फार्मिंग, ये काफी इमर्जिंग फील्ड है इंडिया में, जो कि ऐसे इलाकों में किया जा सकता है और वहां पे महिलाओं की भूमिका। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें महिलाओं को क्या रोजगार मिल रहा है, उनके आय के अवसर बढ़ रहे हैं। तो सराहनीय रूप से, तो ये एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं महाराष्ट्र के नवघर वाला। चलिए भारत में मैनग्रोव की स्थिति भी देख लेते हैं कि क्या है फिजिकली स्थिति। ये जो वन स्थिति रिपोर्ट है जो ISFR 2023 पर्यावरणीय दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होता है, प्रत्येक वर्ष जब आता है तो कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको ध्यान में रहना चाहिए, जिसके अनुसार देश में क्या 4000 मतलब लगभग 49,091.68 वर्ग किलोमीटर में मैनग्रोव वन फैले हुए हैं, मतलब इधर से लेकर इधर तक, मतलब पश्चिमी से लेकर पूर्वी कोस्ट तक। उसके बाद क्या 2001 से 23 में भी क्या मैनग्रोव में भारत में क्या हुआ, प्रति वर्ष जो है ना इसमें क्या इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, 11.4% की निवल वृद्धि दर्ज की, मतलब पॉजिटिव है यहाँ पे इसका संरक्षण। और भारत में सबसे ज्यादा कहां, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है और उसके बाद क्या गुजरात में दूसरा स्थान। ध्यान रहे ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट, मतलब 45% और 23.32%। उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वगैरह राज्य महत्वपूर्ण रूप से जहां पे मैनग्रोव पाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा। अब प्रकृति के लिए क्या योगदान है, अब जो वही बात जो मैंने अभी किया एक बार समअप कर देता हूं मैं कि प्रकृति के लिए योगदान मैनग्रोव 100 से अधिक देशों में है, उष्णकटिबंधीय तटों पर पाए जाते हैं। इनका पारिस्थितिकी तंत्र पे बहुत उपयोगी, क्यों, क्योंकि मछली, केकड़ों और अन्य समुद्री जीवों के लिए क्या प्राकृतिक घर है, प्राकृतिक आवास है, तो इसलिए इसे संरक्षित करना आवश्यक है। हमने देखा है जैव विविधता के क्षरण में एक महत्वपूर्ण कारण क्या है, आवास विघटन।
मतलब उसका आवास ही खत्म हो जाए। जैसे महाद्वीपों की स्थिति में देखेंगे घने वन, तो घने वन अगर खत्म हो रहे हैं तो अपने आप बहुत सारे जीव खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनका प्रकृति का आवास खत्म हो जाएगा। उसी तरह से तटीय इकोसिस्टम में मैंग्रोव जो है एक महत्वपूर्ण प्रकृति का आवास के रूप में, जो बहुत सारे मछली और जलीय जीवों का घर होता है, नेचुरल घर होता है। मिट्टी और गाद को रोककर कोरल रीफ्स, अब कोरल रीफ्स जो है ना धुंधले पानी में नहीं रह सकते, मतलब जहां पे अवसाद ज्यादा है, तो वो क्या करता है, छानने का काम करता है, फिल्टर का काम कर देता है। कौन? मैंग्रोव। आप देखोगे कितनी जड़ें जो है ना उसकी गाढ़ी होती है, तो उससे वो अवसाद छन जाती है और जितना चाहिए होता है उतना जाता है कोरल रीफ को, जिससे कोरल रीफ जो है ना भी बचे रहते हैं प्रदूषण के प्रभाव से। पक्षियों, मधुमक्खियों, सांपों और अन्य स्थलीय जीवों के लिए पर्यावास प्रदान करते हैं। यही बात जो हमने बताई। लोगों के लिए क्या योगदान है? अब लोगों के लिए क्या, संसाधन देने वाले एक स्थान के रूप में। कैसे संसाधन? तूफान, समुद्री लहरों, बाढ़ से लोगों को संपत्ति की रक्षा करता है। सुनामी आया, जहां जहां मैनग्रोव थे वहां वहां इंपैक्ट उसका कम हुआ, मतलब मैनग्रोव की डेंसिटी अधिक थी। लेकिन एक दूसरा इंपैक्ट यह भी हुआ कि मैनग्रोव ने सारा अवरोध झेला, जिस कारण से वो नष्ट हो गए बहुत जगह। तो ये इसलिए भी इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत आवश्यक है। मतलब हम लोग वहां पे कोट कर सकते हैं कि सुनामी जैसे प्रभाव या जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के कारण जो मैनग्रोव क्षरण हो गया है, उन्हें बचाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम काफी अच्छे कार्यक्रम हैं। कटाव को रोकते हैं और तटों की स्थिर व मजबूत बनाते हैं। मत्स्यन, पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और हस्तशिल्प आदि के माध्यम से स्थानीय आजीविका में सहयोग करते हैं। अब यहाँ पे लकड़ी भी, जलावन के लिए लकड़ी भी आप देख लो, है ना, वो भी स्थानीय आबादी को मुहैया करवाते हैं। तो यहाँ पे देखा हमने टीएन सोर जो परियोजना है, काफी महत्वपूर्ण हमने देखा इस प्रकार, मतलब जैव विविधता संरक्षण के दृष्टिकोण से। हम लोग यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये भी लिख सकते हैं कि जैव विविधता संरक्षण के दृष्टिकोण से हमने देखा है कि कुनमिंग, मॉन्ट्रियल, ये हमने नाम सुना होगा, मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये हुआ है। ये 15वां सीओपी है ये किसका? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। ये जैव विविधता कन्वेंशन का जो सीओपी होता है, उसका लक्ष्य भी ऐसा ही कुछ है कि क्या है, 2030 तक 30% मतलब 30 into 30, ध्यान रखेंगे 30 into 30 महाद्वीपीय, इनलैंड अंतर्देशीय जल, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र, महाद्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र, अंतर्देशीय पारिस्थितिकी तंत्र, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, इसका बचाव करना है, रीस्टोर करना है कम से कम 30%। तो जैव विविधता संरक्षण के दृष्टिकोण से और भारत में जो किया गया ये पहल है, इस दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है तमिलनाडु का ये पहल। तो इससे जोड़कर भी हम लोग देख सकते हैं, तो ये डायमेंशन से जोड़ लेंगे कि ये एग्जाम्पल हो गया इसके लिए। ये जो लक्ष्य बनाया गया विश्व स्तर पे जैव विविधता के संरक्षण के दृष्टिकोण से, कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो लक्ष्य रखा गया है, उस दृष्टिकोण से तमिलनाडु का ये जो कार्यक्रम है, मिशन है, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए दूसरा देखते हैं क्या है। H1B वीजा शुल्क के बीच भारत के लिए अवसर, ये काफी ज्वलंत मुद्दा और काफी चर्चित मुद्दा H1B वीजा। जैसा कि हम लोग जानते हैं H1B वीजा क्या है। H1B वीजा यूएस सरकार की एक लीगल फ्रेमवर्क है। एकदम मोटे मोटे अक्षरों में मैं बोल रहा हूं, एक लीगल फ्रेमवर्क मतलब एक कानूनी ढांचा है जो कि वर्किंग वीजा प्रोवाइड करवाया जाता है। तो वर्किंग वीजा, वर्क वीजा मतलब काम करने के लिए अस्थायी तौर पर वर्कर्स को। और ये वर्कर्स कैसे होते हैं? सामान्य वर्कर नहीं होते हैं, बल्कि ये हाई स्किल्ड वर्कर होते हैं जो टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, खास करके स्टेम से संबंधित, साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथ्स से संबंधित जो क्षेत्रों में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनको ये H1B वीजा प्रोवाइड किया जाता है, जिनकी डिमांड वहां के कंपनियों के द्वारा की जाती है।
तो उनके एम्प्लॉयर के द्वारा उनका सारा प्रक्रिया, वीजा की प्रक्रिया की जाती है, जिसकी एक शुल्क थी। और आज तक वो शुल्क कितना था, मतलब इससे, इस घटना से पहले वो 2000 से 5000 था। लेकिन अभी क्या हुआ, चर्चा में क्यों आ गया ये, कि वीजा शुल्क हो गया $1,00,000। पहले कितना था, 2000 से 5000। यही मतलब बदल सकता है डिफरेंट डिफरेंट केसेस में, लेकिन 2000 से मोटा मोटी 5000। अभी कितना कर दिया गया ट्रंप प्रशासन के द्वारा, अचानक से $1,00,000 करने के दौरान भारत के लिए कर दी गई। तो ये पूरी, ये जो है सनसनी एक खबर बन गई। और खबर ये बन गई, हम लोग बैकग्राउंड से परिचित होंगे या नहीं भी परिचित हैं, तो आप और हम ने सुना है कि ट्रंप की जो टैरिफ नीति है, टैरिफ लगाया जा रहा है विभिन्न राष्ट्रों पे और विभिन्न महत्वपूर्ण राष्ट्रों पे, से भारत, चीन आदि पे। तो जो टैरिफ वॉर चल रहा है एक तरह से, तो उसके एक विस्तारित खंड के रूप में, मतलब एक्सटेंशन के रूप में देख सकते हैं कि फिर से। तो क्यों, क्योंकि ये H1 जो वीजा है, जिसमें जो हाईली ट्रेंड वर्कर्स जाते हैं, मतलब हाईली स्किल्ड वर्कर जाते हैं, उसमें लगभग जो है 70% प्लस जो है उनके, उसमें भूमिका भारत, चीन जैसे देशों का, भारत की भूमिका उसमें भी अधिक है। मतलब भारत से जाने वाले जो एम्प्लॉय हैं, जो H1B वीजा प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, या जो एम्प्लॉयर हैं, जो वर्कर्स हैं, ठीक है। तो अमेरिका द्वारा H1B वीजा शुल्क को $1,00,000 करने वाला कदम भारत को अपने घरेलू नवाचार। तो अब यहां पे क्या है, यहां नकारात्मक बात नहीं की जा रही। ये जो न्यूज आर्टिकल ये बताया जा रहा है कि ये भारत के लिए अवसर है। इसका सीधा सीधा मतलब तो ये है कि वीजा शुल्क अगर बढ़ा दिया गया तो ऑब्वियसली अधिक से अधिक लोग जो है नहीं आ पाएंगे। वीजा शुल्क अगर बढ़ा दिया गया, वीजा लेने के लिए शुल्क, जहां मैंने जैसा बताया 2000 से $5,000 था, वो 1,00,000 हो गया। तो ऑब्वियसली जो लेने वाला होगा, जो वीजा लेने वाला होगा, वीजा प्राप्त करने वाला होगा, वो क्या है, वो क्या हतोत्साहित होगा नहीं। लेकिन क्या है, एक यहाँ पे अवसर भी है। अवसर क्या है यहाँ पे, कि ये जो वर्कफोर्स है ये यहीं रह जाएगा और वो यहीं रहकर जो है ना अपने काम की तलाश करेगा, या वो अपने अफसर को तलाशेगा, या वो वहीं पे अपनी सेवाओं को देगा। इस तरह से कुछ संबंधित कुछ स्थितियां बन सकती हैं। या तो अपना स्टार्टअप करे, या कहीं अपनी सेवाएं दे, या फिर कहीं नौकरी करे, फ्रीलांस या फुल टाइम जॉब। उससे क्या होगा, उस देश की अर्थव्यवस्था जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था वो बचेगा, और वहां फिर से इकोनॉमी जो है ना को उसका लाभ मिल सकता है, ये उस टैलेंट का, उस प्रतिभा की। तो इस संदर्भ में बताया जाए कि भारत के लिए यह अवसर के रूप में है। और क्या, यहां पे क्या, घरेलू नवाचार और प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम को बढ़ाने में मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देता है। यही है। तो इस तरह से कि मतलब क्या है, कि अब क्या है, समय आ गया है जब भारत अपने इन प्रतिभाओं को पहचाने और उसको यहाँ पे पूरा का पूरा इकोसिस्टम ऐसा डेवलप हो कि वो यहीं पे एडजस्ट किया जा सके, जिससे कि वो यहीं रोजगार मिले, यहीं वो स्टार्टअप कर सके जो वहां जाकर कर रहे हैं दूसरे के लिए, दूसरे देश के लिए। तो भारत के लिए अवसर यही है कि सबसे पहला कि प्रतिभा पलायन को रोकना, कि भारत में स्टेम स्नातकों, यही युवा पेशेवरों। देखिए H1B वीजा में क्या है कि कुछ चीजें आप देखोगे, पढ़ोगे कि किसी में बैचलर डिग्री होना चाहिए, एक बैचलर डिग्री होना चाहिए, और या फिर रिलेटेड फील्ड से जो में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, सिंपल। और जो वहां की कंपनियों को आवश्यकता है, उसके एम्प्लॉयर को आवश्यकता है। तो बेसिकली होता यही है कि स्टेम का मतलब क्या, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स। तो बेसिकली ये किस 3-4 फील्ड आप देखोगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कोडर्स, ये सब जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन से संबंधित, और मैथ्स और फिनटेक से संबंधित, ये सब जो संबंधित जो प्रोफेशनल्स हैं वही यहाँ पे जाते हैं H1B वीजा के थ्रू। तो ये जो है इसका बड़ा वर्ग जो है कहाँ, वहां पे माइग्रेट हो रहा है। तो जो अब रुकेगा, जिससे क्या है वो नवाचार एवं तकनीकी विकास में योगदान कर सकता है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसका फुल फॉर्म वही जो मैंने बताया, स्टार्टअप इकोसिस्टम। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है। तो हम लोग जब स्टार्टअप हब हैं, इतनी बड़ी संख्या में हम स्टार्टअप यहाँ पे देखा जा रहा है, पिछले कुछ वर्षों से 5-10 वर्षों में एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप हो गया है, खास करके फिनटेक क्षेत्र में, हेल्थ में, बायोटेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर में, और इन सब डिफरेंट जो
एडटेक में, तो डिफरेंट जो सेक्टर उभर कर आए हैं, तो क्या वहीं पे इन्हें एडजस्ट नहीं किया जा सकता है? क्या उनके रोल को बढ़ा के और भारत के इकोसिस्टम को बढ़ाया जा सकता है? जरूर बढ़ाया जा सकता है। उसका लाभ उठा सकती है भारत की यूनिकॉर्न कंपनियां। नीतिगत समर्थन के लिए डिफरेंट योजनाएं भारत सरकार ने दिया है। क्या चाहिए ऐसे मूल रूप से ऐसे प्रोफेशनल्स को? वित्तीय चाहिए, मतलब फंडिंग चाहिए। उसके बाद क्या, पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम चाहिए जिसमें जो उनके काम के लिए जो सारी चीजें हैं, मतलब पूंजी, भवन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल लेबर, ये सारी चीजें एक जगह अवेलेबल हो। तो वो सब चीज जो है सरकार करने के लिए जो है डिफरेंट जो है चीजें, योजनाएं चला रही है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, और सबके साथ क्या, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जो बढ़ावा दे। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप जो होगा। तो नीतिगत समर्थन भी है, और जैसे सरकारी पहलें जो है क्या कर सकती हैं, सक्रिय रूप से उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है। तो ये सब चीजें जो है ना, एक तरह से भारत को एक नए अवसर देने के लिए मतलब ट्रिगर कर सकता है कि ये है तो नकारात्मक, भारत को क्या एक तरह से पनिश करने के लिए किया गया है, लेकिन हो सकता है ये एक सकारात्मक अवसर के रूप में भी देखा जा रहा है, या हम लोग इसे परिवर्तन कर सकते हैं। भारत के लिए अवसर क्या है? कम लागत व बाजार का लाभ, वही कम परिचालन लागत और एक बड़ा घरेलू उपभोक्ता आधार। तो हमारे पास जनसंख्या, बाजार बहुत बड़ा है सबसे पहला, और उसके बाद हमारे यहाँ किसी भी चीज को बनाने की कीमत अधिक है बड़े यूरोपियन मार्केट या अमेरिकन मार्केट से। तो उसका लाभ हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, जिससे कि दुनिया को सस्ता माल हम लोग बेच सकते हैं अगर हम यहीं पे बनाएंगे। अगर कोई भी इस तरह का हाई एंड टेक्नोलॉजी पे आधारित प्रोडक्ट, जैसे एक अच्छा स्मार्टफोन अगर भारत में बनाया जाए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आपने सुना कि जो फोन के लिए लंबी लाइन लगी, एक फोन कंपनी का एक मॉडल लॉन्च हुआ, वो भारत में नहीं बनता। अगर हमने वो यहाँ पे इजाद किया तो शायद उसकी कीमत अधिक होगी, लेकिन और सस्ता में हम लोग सस्ते दामों पे हम लोग बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को कहाँ, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट लेड बना सकते हैं। तो ये संदर्भ में भी हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद क्या, उभरती प्रौद्योगिकियां और क्या एआई जैसे क्षेत्रों में बढ़ता निवेश भारत को एशियन सिलिकॉन वैली बनाने का अवसर दे सकता है। और इस तरह से चलता रहा तो हम लोग एक नई सिलिकॉन वैली को जन्म दे सकते हैं। इतनी संभावनाएं हैं। भारत की चुनौतियां क्या है? अब चुनौतियां हमने अभी तक जब चर्चा को अगर समझा है तो बड़े आसानी से समझ सकते हैं। R&D पे हम सबसे कम खर्च करने वालों में से हैं दुनिया में। कितना? 0.7% रिसर्च और डेवलपमेंट पे। तो जिससे कि क्या है कि उच्चतर शिक्षा में जो मौजूद खामियां हैं अत्याधुनिक नवाचार को सीमित करती हैं, और जो कि एजुकेशन सिस्टम है उसकी भी कमियां को हम लोग यहाँ पे जोड़कर देख सकते हैं। तो इन सब के कारण क्या है, हमारे यहाँ क्या जो टैलेंट है, एक तो टैलेंट उस तरह का टैलेंट बन नहीं पाता है, और जो टैलेंट होता है जो ऊपर का, जो उस तरह के जो हाई स्किल जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी चैलेंज है, इसे हमें ध्यान देना होगा। अवसंरचनाएं एवं विनियमन, जैसे अवसंरचना का विकास है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, जैसे जो स्टार्टअप्स के लिए जो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम बनाया जाता है उससे संबंधित। और उसके बाद क्या, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो उससे संबंधित जो तकनीकी पक्ष है उसको सामान्य करने, मतलब जटिलता से क्या है, हमें सिंप्लीफिकेशन, सामान्य करने की आवश्यकता है। बौद्धिक संपदा अधिकार या व्यवसायीकरण, जो किसी भी इंडस्ट्री के विकास के लिए एक ये महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता के आधार पर कोई प्रोडक्ट जब बनाया जाता है, कोई इन्वेंशन जब बनाया जाता है और उसके एप्लीकेशन को मार्केट में लाया जाता है, मतलब उससे लाभ प्राप्त करने के लिए, तो उसमें क्या है, बौद्धिक संपदा के अधिकार का सवाल उठता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है, इस पे मेरा कितना राइट है। क्यों? क्योंकि इस पे मेरे आइडिया के द्वारा बना है, ये मैंने रिसर्च किया, इनोवेशन किया है, मैंने निवेश किया है। तो इससे संबंधित जो नियम कानून है उससे संबंधित भी यहाँ पे चीजें हैं जो हमारे उत्पादों को क्या एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने में जो है ना चुनौती दिखती है। क्षेत्रीय सहयोग क्या है कि जो पूरा का पूरा जो रीजन है, साउथ एशियन रीजन, वो कैसा रीजन देख ही रहे हो, राजनीतिक तनाव, विनियामक मतभेद, इस प्रकार का, मतलब पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम बनाने की बात की जा रही है साउथ एशिया में, तो आप हम लोग देख सकते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर,
आर्थिक रूप से कमजोर, इंफ्रास्ट्रक्चरली कमजोर, कनेक्टिविटी की कमियां हैं से संबंधित चुनौतियां हैं, और राजनीतिक रूप से अस्थिर हैं। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, सारे राष्ट्रों की स्थिति देख सकते हैं। तो ये चीज है, तकनीकी पहले में बाधा डालते हैं। और क्या, और निष्कर्ष, भारत में क्षमता मौजूद है, लेकिन वही कि शामिल कर उस क्षमता को हासिल करने के लिए क्या, आर्थिक व्यवहारिकता और तकनीकी नवाचार। मूल सिद्धांत यही है कि हम लोग क्या, कि व्यवहारिक होकर काम करना पड़ेगा आर्थिक पक्ष पे, और अधिक से अधिक रिसर्च और इनोवेशन पे काम करना पड़ेगा। चलिए एक नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर हम लोग का न्यूज आर्टिकल आज का। एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या, सोलर पीवी क्षमता आकलन। एक रिपोर्ट आई है, सोलर पीवी नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है ना, नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित। और सोलर एनर्जी हम लोग जानते हैं, जो सोलर एनर्जी है देश में जो कुल एनर्जी है, जो कुल बिजली उत्पादन कर रहे हैं, उसमें लगभग 45% कौन है, नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, और इस नवीकरणीय ऊर्जा में सब आ जाएंगे, सोलर, विंड एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत प्रणाली, सब आ जाएंगे। और इसका मतलब कुल का जो है लगभग 40 से 45% कौन है, सोलर एनर्जी। तो ये ध्यान रहे कि देश के नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में, ग्रीन एनर्जी उत्पादन में सोलर एनर्जी का महत्वपूर्ण स्थान है। तो अब हम लोग इसकी बात करते हैं कि रिपोर्ट क्या है। रिपोर्ट है सोलर पीवी क्षमता का आकलन, कि ये इसी से संबंधित कि देश में और कितना क्षमता है इसके उत्पादन की। तो उससे संबंधित क्या एक रिपोर्ट है, उसका नाम क्या है, भारत की सोलर पीवी क्षमता आकलन ग्राउंड माउंटेड रिपोर्ट जारी की है। किसके द्वारा जारी किया गया है, जाहिर सी बात है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, और एक राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है। ये ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है। यह रिपोर्ट परियोजना स्थल निर्धारण, अवसंरचना के विकास और निजी क्षेत्र की भागीदारी। और इसमें पॉइंट्स कौन कौन से हैं कि परियोजना स्थल निर्धारण, अवसंरचना का विकास और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने हेतु मार्गदर्शन के लिए नीति आधारित और निवेश के लिए तैयार रूपरेखा प्रदान करती है। तो सिंपल ये क्या है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम को डेवलप कर की सच्चाई बताने के लिए कि हो क्या रहा है, कि कितने जो है ना ग्राउंड, मतलब कितने जगह पे जो है ना सिलेक्शन हो गया है साइट्स का, सॉरी ये मैंने ग्राउंड लिख दिया, साइट सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद क्या मेंटेनेंस क्या है, उसके बाद उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या है। तो मतलब पूरा का पूरा जो है ना एक रिपोर्ट जो है ना जारी करने की बात की गई है, जिससे पता चले कि भारत में क्या हो रहा है और क्या आगे हो सकता है आगे। तो यही है, ये पूरा है। और इसको जोड़कर किससे देखना है हमें, 2000 विकसित भारत 2047, ये लिखेंगे यहाँ पे, विकसित भारत 2047 का जो मिशन है हमारा, कि हमें जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होंगे तो देश को क्या बनाना है, विकसित भारत के रूप में विकसित करना है। तो उसमें सबसे बड़ी एक की पॉइंट्स क्या है कि हम अपनी जो ऊर्जा निर्भरता है आयातित ऊर्जा से बदलकर हम अपने यहाँ उत्पादन करें अपनी ऊर्जा खपतों का। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम अपने एनर्जी बास्केट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। और डाइवर्सिफाई करने के लिए हमें किस पे आश्रित होना है, हमें आश्रित होना है नवीकरणीय ऊर्जा पे। और नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इससे हम लोग जोड़कर देख सकते हैं। और दूसरा क्या लिखा हुआ यहाँ पे, पंचामृत प्रतिबद्धताएं। पंचामृत प्रतिबद्धताएं हमने पहले भी ये देखा है कि भारत सरकार ने 2021 में क्या बताया कि एक अपना प्रतिबद्धता बताई, किससे, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करने के दृष्टिकोण से हमने क्या कि गैर जीवाश्मी ईंधन पर से अपनी निर्भरता को कम करने के लिए हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया। और उस लक्ष्य में वही है कि 50% से कम 2030 तक हमने सब गैर जीवाश्मी ईंधन से अपनी आश्रितता को कम करना है, जिसमें क्या 2070 तक क्या करना है, हमें नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य है 2070 तक। ये पंचामृत में 5 लक्ष्य हैं, जैसा मैंने बताया कि गैर जीवाश्मी ईंधन पे हमें शिफ्ट हो जाना है। उसी तरह से एक लक्ष्य इसमें ये भी है कि 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य, तो जिसमें कि सौर ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है या है। क्या है कि अब रिपोर्ट के मुख्य बिंदु देख लेते हैं, ये भारत का मैप देख लेते हैं कि कुल क्षमता भारत की क्षमताओं में GWP लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, यहां पे देख लेंगे कि गीगावाट पीक
हाँ, कि सोलर पैनल के द्वारा पीक आवर में कितने गीगावाट दिया जाता है, मतलब आउटपुट, मतलब कितना मैक्सिमम आउटपुट निकाल लिया जाता है, कितना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। तो यही क्षमता हो गई हमारी, जितना मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम आउटपुट किस पे निर्भर करता है, जो वातावरण है और उसके बाद जो अन्य जो जलवायविक और ये सब चीजें जो है। अब वातावरण में भी क्या, अगर हवा चलना, एक्सट्रीम इवेंट, ये सब भी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो कुल मिलाकर कितनी बिजली उत्पादन आप कर रहे हो सोलर पैनल से, इसी को बताता है ये GWP। अब इसी में हम लोग देखेंगे, मैंने इसको पहले ही बताया, पूरा मैप लगा हुआ है कम से अधिक का। ये ग्रीन वाले कम है और इधर जो रेड वाले कम है, अधिक है होते जा रहे। तो पूरे देश में हम लोग देख सकते हैं क्षमता। अब राष्ट्रीय सौर क्षमता का नया आकलन ये है कि 2014 में जहां ये 749 GWP था, वहीं ये क्या है, ये अभी बढ़ के कितना हो गया, 3343। तो लगभग क्या है, 5 गुना के आसपास हो गया ये। तो हमारी क्षमता बढ़ी है उत्पादन की। भौगोलिक वितरण क्या है, राजस्थान और महाराष्ट्र के अलावा कुछ अन्य राज्यों में बहुत अधिक सौर क्षमता पाई गई है। आप देखो, ये मैंने बताया इधर 2200 गीगावाट पी और उससे अधिक 720 के आसपास है ये। तो हम लोग देख सकते हैं महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान तो है ही, यहाँ पे बताया यही गया, राजस्थान और महाराष्ट्र तो है ही। उसके साथ साथ हम लोग देख सकते हैं ये पूरा रीजन जो है, क्षमता जो है ना इसकी अधिक है, मतलब यहां से लेके यहां तक इसकी ठीक ठाक क्षमता है। ठीक है, तो ये है कि देश में चिन्हित के कुल उपयुक्त बंजर भूमि का लगभग 6.69% हिस्सा। अब मतलब क्या कि बंजर भूमि को, क्योंकि भूमि बहुत लगती है इसमें, हाँ, इसमें इसे लगाने के लिए, जमीन पे लगाने के लिए इस प्रोजेक्ट को, तो उसमें क्या कि जो बंजर भूमि है देश में, एक बड़ा हिस्सा जो है बंजर भूमि है, जो कि जिसका 6.69% हिस्सा ऊर्जा प्राप्ति में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण हो सकता है इसके उत्पादन के दृष्टिकोण से। अब भारत में सौर ऊर्जा क्षमता की पूरी तरह से हासिल करने में मौजूद प्रमुख चुनौतियां, तो ऐसा तो है नहीं कि चुनौतियां रहित है। क्या चुनौतियां होंगी, तो वही मैंने बताया कि ये जो जमीन चाहिए सोलर पैनल लगाने के लिए, सोलर पैनल लगाने के लिए, तो इसमें काफी कवर करता है ये बड़े पैमाने पे। तो भूमि अधिग्रहण का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि भूमि अधिग्रहण कानून से संबंधित है, हमारे देश में समस्याएं हैं। और बड़े स्तर पे सोलर पार्क लगाने के लिए क्या बहुत अधिक भूमि की आवश्यकता होगी। और कई बार क्या होता है इसमें कि सोलर पावर लगाने के लिए, सोलर पावर जनरेशन बढ़ाने के लिए वो क्या होता है, कृषिगत भूमि को भी इसमें लाया जाता है। तो वो क्या है कि दोहरी समस्या बनकर उभर सकता है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां भी तो उसके बाद उभर कर सामने आ जाएंगी। क्यों, क्योंकि कृषिगत भूमि को हम लोग इसलिए पहले नहीं लगाना उचित रहेगा। ठीक है, राजस्थान और गुजरात में का ही एक उदाहरण दिया गया कि चारागाह भूमि और जैव विविधता समृद्ध रेगिस्तानी पारितंत्र को लेकर संघर्ष चल रहा हो, काफी विवाद है। आप देखोगे, सर्च करोगे, काफी चीजें अभी आई हैं कि राजस्थान में जहां इतना विकास हुआ तो वहां पे बहुत सारे वही पारिस्थितिकी तंत्र के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पे भी सोलर पैनल, मतलब सोलर प्लांट लगा दिए गए या लगने जा रहे हैं, तो जो कि विवाद का विषय बन रहा है। ग्रिड एकीकरण, और ग्रिड एकीकरण क्यों महत्वपूर्ण है कि आप देखोगे, हमने पहले देखा है कि पूरे देश को क्या है, ग्रिड में कनेक्ट कर दिया गया है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साथ, मतलब ऐसे करके, मतलब बिजली का उत्पादन सब जगह हो रहा है, ये ग्रिड बना दिया और पूरे देश को कनेक्ट कर दिया गया इस तरह से। अब क्या है कि बिजली उत्पादन मतलब कंटिन्यू सप्लाई हो रही है ना, क्योंकि अभी हम लोग क्या थर्मल पावर प्लांट या हाइडल पावर प्लांट, इससे क्या होती है, कंटिन्यू सप्लाई होता है ना, कंटिन्यू। लेकिन सोलर पावर प्लांट में क्या है कि कंटिन्यू नहीं होता ना, यहाँ पे बिजली उत्पादन कंटिन्यू नहीं होती। सूर्य जब नहीं है, सूर्य प्रकाश जब नहीं है, या किसी प्रकार का मौसम का विरोध है, मतलब छाया है, अगर सूर्य नहीं है तो उसमें क्या होगा, वहां पे बिजली उत्पादन नहीं होगी, मतलब ये कंटिन्यू नहीं है। इसका समस्या यही है कि सतत नहीं है, ये रेगुलर नहीं रहता। तो इसके लिए आवश्यक है कि क्या, कि पहले से स्टोर किया जाए, फिर उसके बाद ग्रिड से कनेक्ट किया जाए। तो ये चैलेंजेस हो गया ना, डायरेक्ट इसे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे समस्या यही है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर किफायती ऊर्जा भंडारण तकनीकों की कमी है। तो इसके लिए क्या, बैटरी सस्ता होना चाहिए, तभी तो उसे स्टोर करेंगे और ग्रिड में से कनेक्ट करेंगे, नहीं तो डायरेक्टली तो कनेक्ट किया नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि वो रेगुलर नहीं है, उसमें जो है ना असतत है वो।
तो ये समस्या है यहाँ पे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बैटरी पूरा का पूरा बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद, हमें जो है ना विकास करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और बड़े पैमाने पे जो अपनी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए देश भर में इतना उत्पादन करने के लिए बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी को बहुत काफी सस्ता करना पड़ेगा। उच्च प्रारंभिक लागत, ऑब्वियसली अभी क्या है, काफी दाम कम हो गए हैं एक सोलर पावर प्लांट लगाने का, जिसमें कि महत्वपूर्ण रूप से सोलर पावर जो पैनल है उसकी कीमत होती है, उसके दाम काफी कम हो गए, चाहे आयातित या जो भी हो, देश में भी उत्पादन काफी बड़े पैमाने पे होने लगा है, बहुत सारी कंपनियां करने लगी हैं। लेकिन फिर भी अभी जो है ना कॉस्टिंग जो है काफी अधिक बनी हुई है। ये हम लोग देख सकते हैं कि 5 किलोवाट अगर एक परिवार के लिए 3 BHK आप सोसाइटी आप देखोगे, 3 BHK का फ्लैट, उसको चलने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है 5 किलोवाट के आसपास बड़े फैमिली में। तो उसके लिए कि 5 किलोवाट के प्लांट को लगाने के लिए तो उसमें 2 से 2.5-3 लाख रुपए अभी भी लगते हैं देश में। तो ये समस्या है, ये चैलेंजेस है। उसके बाद क्या, ये इतने बड़े पैमाने पर अगर उत्पादन होगा तो उत्पादन को वितरण भी करना होगा ना। तो वितरण किससे करेंगे हम लोग, जो हमारी अभी वर्तमान की जो व्यवस्था है उसी कंपनियों से। तो वो कंपनियां कौन सी हैं, डिस्कॉम, जो हम लोग अभी राज्य स्तर की कंपनियां हैं, PSUs वगैरह, वो पहले से दबाव में है, उससे संबंधित बहुत सारी खामियां हैं, उस पर एक्स्ट्रा जो दबाव पड़ेगा, वित्तीय दबाव, कि इतना एक्स्ट्रा बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उससे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। उसका सोलर मॉड्यूल के आयात पर निर्भरता, क्योंकि हमें अधिकतर जो है ना आयात ही करना पड़ता है। मैंने बताया कि अभी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग तो होने लगा है, लेकिन अभी हम लोग लगभग जो है 80% चीन से ही आयात करते हैं, वो भी चीन से, ध्यान रहे। नीतिगत और विनियम की अनिश्चितता, कुशल कार्यबल की कमी, जो सोलर पूरा का पूरा इकोसिस्टम से संबंधित जो टास्क, जो वर्कफोर्स है, वो भी हमारे यहाँ जो है ना एक्सपर्ट जो है ना ट्रेंड नहीं है, जो इससे संबंधित है। सौर ऊर्जा के लिए शुरू की गई पहले क्या क्या है, वही पहल क्या, गुरुग्राम स्थित जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान, हमने देखा उसके नाम, और सोलर सेल मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है, जिसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई है, जो मंत्रालय के द्वारा मिलकर। सोलर दीदी विजन, ये काफी महत्वपूर्ण है। सोलर दीदी महिलाओं के लिए एक संधारणीय भविष्य, मतलब वही प्रशिक्षित किया जाएगा इस क्षेत्र में। उसका अंत में हम लोग देखेंगे क्या, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, काफी महत्वपूर्ण है कि प्लांट लगाने के लिए क्या इसमें सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती है, और सब्सिडी के लिए डायरेक्ट जो है पोर्टल पे, नेशनल पोर्टल पे अप्लाई किया जा सकता है। तो इससे क्या, और उसमें क्या 1 करोड़ घरों को प्रति 300 यूनिट, अप टू 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली है इसमें। तो काफी पॉपुलर है ये कार्यक्रम, किसी को लगाना है तो इसके तहत लगाया जा सकता है, और काफी ट्रांसपेरेंट है क्योंकि पूरी तरह से डिजिटल है। तो चलिए हम लोग अब अपने 4th न्यूज आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। 4th न्यूज आर्टिकल हमारा है सराफेसी अधिनियम 2002। काफी पुराना अधिनियम है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण आज भी। ये किससे संबंधित है, सामान्य तौर पर हम लोग देखेंगे तो अर्थव्यवस्था विषय के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, अर्थव्यवस्था। इसमें भी क्या, जो बैंकिंग सेक्टर है, और बैंकिंग में क्या नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए से संबंधित जो गैर निष्पादित परिसंपत्तियां होती हैं। तो गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में हम लोग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऐसी परिसंपत्तियां, ऐसे एसेट जो बैंक के, जो क्या जिसपे बहुत दिनों से ऋण नहीं चुकाया गया, एक निश्चित अवधि के बाद भी ऋण नहीं चुकाया गया, मतलब डिफॉल्ट की स्थिति में है ऋण लेने वाला। तो इस स्थिति में ऋणदाता के पास, मतलब ऋणदाता जो संस्था है उसके पास कुछ क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं, क्या उसके पास ऑप्शंस हैं, उससे संबंधित कार्रवाई जो है उससे सराफेसी अधिनियम है। क्या है कि इसमें कि वो जो ऋणदाता कंपनी या ऋणदाता संस्था है, तो वो हो सकता है कि कुछ केसेस में जो सिक्योर्ड लोन दिए गए हो, सिक्योर्ड लोन जहां पे लोन के बदले, लोन के साथ साथ कोलेट्रल भी जमा किया जाता है, उसके कोलेट्रल को नीलामी करके अपनी जो है अपने ऋण की रिकवरी कर सकता है। ये पूरी प्रक्रिया है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ऐसे नहीं चलती, बल्कि इसके लिए एक अधिनियम है लार्ज लेवल पे।
हम लोग बात कर रहे हैं, एक अधिनियम है, वही सराफेसी अधिनियम है। तो हमने एक साधारण भाषा में इसे सराफेसी अधिनियम को समझने का प्रयास किया। इसके फुल फॉर्म को भी हम लोग देखेंगे अभी। तो अभी हुआ ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय से अभी क्या कहा है कि जो सराफेसी अधिनियम है वो इसकी विसंगतियों को दूर करे। किस प्रकार की विसंगतियां? कि इसमें हुआ यह है कि एक बार जब नीलामी की सूचना हो जाती है, मतलब वही जो कोलेटरल रखा गया था, गिरवी, मतलब कोई लोन जो लिया गया, जो कोलेटरल उसके लिए घर, जो फिजिकल एसेट, कोई जमीन या कुछ भी ऐसा रखा गया, वो उसकी बात की जा रही है। तो जब एक बार नीलामी की सूचना जारी हो जाती है तो उधारकर्ता का गिरवी रखी संपत्ति छुड़ाने का अधिकार समाप्त हो जाता है। तो इससे संबंधित कोई मामला आया जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि जो विसंगतियां हो रही हैं उसको सुधार किया जाए, उसमें बदलाव किए जाए। तो उसके लिए आवश्यक क्या है? इसे पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी। इसका मतलब यह है, इसलिए ये चर्चा में आया, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया को क्या है, ये सराफेसी अधिनियम डील करता है इसी से। अब देखते हैं पूरा नाम क्या है इसका, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। हम लोग इसके बड़ी आसानी से समझ सकते हैं इसे कि जो वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम। मान लिया जाए जो वित्तीय अस्तियां हैं ये इतना है, उसके पास दिया गया था, गिरवी कोलेटरल रखा गया था 1 2 3। तो सबसे पहले क्या है, यही वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन। तो सबसे पहले इसे अगर बेचकर पैसा लेना है तो हो सकता है कि ये परिसंपत्ति इतनी बड़ी हो कि एक साथ ना बिके, तो इन कंपनियों को क्या करना पड़े, तो इनको रिकंस्ट्रक्ट भी करना पड़े, इसको बांट बांट कर भी बेचा जा सकता है अपनी रिकवरी को पूरा करने के लिए। ये पूरी प्रक्रिया इसमें चलती है। तो सबसे पहले क्या, वैल्यूएशन भी लगाना होगा कि कितना वैल्यू कितना है हमारे पास जो गिरवी रखी हुई जो परिसंपत्ति है। उसके बाद उसे क्या करना पड़ेगा, उसकी एक वैल्यू लगानी पड़ेगी। उसके बाद उसके लिए नीलामी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, और नीलामी प्रक्रिया में भी ये जरूरी नहीं है कि एक साथ ही सारी की सारी जो है ना फिजिकल एसेट जो है ना बिक जाए, या उसका कोई खरीदार मिल जाए मार्केट में, जिससे कि वो लोन देने वाले का पैसा जो है ना रिकवर हो जाए। तो उससे रिकंस्ट्रक्ट भी किया जा सकता है, इस तरह से संबंधित भी। और उसके बाद क्या, यहाँ पे बात यही है, इससे संबंधित जो और आगे की प्रक्रिया है। तो इसीलिए ये सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स है। प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को न्यायालय के हस्तक्षेप, वही लोन देने वाले कौन होते हैं, यही होते हैं बैंक और वित्तीय संस्थाओं। क्यों बोला जा रहा है वित्तीय संस्था, मतलब कोई एनबीएफसीज भी हो सकते हैं जो बैंक के अलावा काम करते हैं। ये सब न्यायालय के हस्तक्षेप से, ये पूरी प्रोसेस मैं बता रहा हूं, ये लोन देने से लेकर उसके बाद रिकवरी तक, एनपीए होने के बाद रिकवरी तक, इसमें क्या है, कोई उसके खिलाफ ऋण लेने वाला कोर्ट ना चला जाए और कोर्ट की प्रक्रिया में उसे ना भाग लेना पड़े बैंक को। तो इससे बचने के लिए क्या ये कानून बना दिया गया, और ये गैर निष्पादित परिसंपत्ति अगर हुई है तो उसको वसूल करने का अधिकार देता है ऐसी संस्थाओं को इसके अंतर्गत। और अधिनियम में प्रावधान ही है कि उधारकर्ता एक सुरक्षित ऋण, यही मैंने शुरू में बताया था कि सिक्योर्ड लोन का मतलब सिंपल यही होता है कि जिसके बदले जो है ना क्या रखी गई है, जिसके बदले सिक्योरिटी दी गई है, मतलब उसी को कोलेटरल बोला जाता है। कि ऋणदाता प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी गई आवासीय या वाणिज्यिक संपत्तियों, आवासीय या वाणिज्यिक संपत्तियों को नीलाम कर सकता है। वाणिज्यिक संपत्ति मतलब कोई ऐसा पेपर, बॉन्ड, इस तरह की चीजें जो है, अन्य चीजें जिससे वो उसकी लोन अमाउंट को रिकवरी कर सकता है। प्रमुख उपलब्धियां क्या है कि चल निधि की शीघ्रता से पुनर्प्राप्ति आसानी हुई है, और यह संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक फ्रेमवर्क भी प्रदान करता है। संकटग्रस्त मतलब क्या, जो ऐसी परिसंपत्तियां हैं, जो एसेट हैं, जो जहां पे वहां पे कुछ प्रबंधित नहीं है, चीजें सही नहीं चल रही हैं, तो उनके प्रबंधन के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। यही है प्रमुख उपलब्धियां। ये मतलब पूरे के पूरे जो एनपीएस सिस्टम है उसके समाधान के रूप में इसे हम लोग देख सकते हैं। अब सराफेसी अधिनियम से संबंधित मुद्दा क्या है, ये इतनी आसान प्रक्रिया तो होनी नहीं है। तो मुद्दा यही है कि जहां पे ये बात सब की जाती है, अनुच्छेद 13 में क्या अस्पष्टता है। अस्पष्टता क्या है कि
कि संपत्ति छुड़ाने का अधिकार, मतलब उधारकर्ता की संपत्ति छुड़ाने का अधिकार पर भ्रम की स्थिति पैदा कि कब वो अपनी संपत्ति ले सकता है, कब नहीं ले सकता है, यही अस्पष्ट है। उसके बाद क्या, इसीलिए सामान्यतः जो है ना, इससे संबंधित विवाद होते हैं और न्यायालय में मामला जाता है। क्यों? अब बात को समझो कि ये क्यों किया गया होगा कि न्यायालय में ना जाए, कोर्ट में ना जाए इस प्रकार के मामले, ये कोर्ट के बाहर सेटल हो। क्यों? क्योंकि सारी चीजें इस कानून में तो लिखी दी गई, तो इसमें लिख दी गई और यहां पे लोन देने वाले और लोन लेने वाले के बीच में ये सेटल हो जाए, क्योंकि कोर्ट तो पहले से बर्डन है। और अभी लेकिन हुआ क्या कि 2002 में ये बिल पास, ये एक्ट पास हुआ और उसके बाद अभी भी क्या मामले, इससे संबंधित मामले कोर्ट में आ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक समस्या बनकर उभरी। तो ये इस तरह से हम लोग देख सकते हैं पूरी प्रक्रिया को। और संपत्ति वसूली में जो जटिलताएं हैं कि है क्या कि ऋणदाताओं को जो कोलेटरल है उसकी पहचान करने, उसे बेचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वही जो मैंने बताया कि पहचान, कौन कौन वो जो ऋण लिया है जिसने, उसकी क्या क्या संपत्तियां हैं, इसकी पहचान करनी होगी। फिर उसका पहचान करने के बाद उसे बेचना होगा, उसके लिए बायर ढूंढना होगा। और ये जरूरी नहीं है कि उस सबके लिए बायर मिल जाए, क्योंकि सारी संपत्तियां बिकेगी तभी तो पैसा रिकवरी होगा। तो उसके बाद तीसरे पक्ष को संपत्तियों का हस्तांतरण किया जाना। तो बहुत बार क्या होता है कि जो पहचान यहाँ के लिए यहाँ दिखाया गया संपत्ति, वो हो सकता है कि उसके द्वारा पहले ही किसी तीसरे पक्ष को बेच दिया गया, हस्तांतरित कर दिया गया, अपने किसी रिश्तेदार को या करीबी दोस्त को या जो भी हो। तो इस तरह की स्थिति भी हो सकती है। कुछ उधारकर्ताओं पर सीमित प्रभाव क्या है? क्या ये अधिनियम असुरक्षित ऋण और 1 लाख रुपए से कम के ऋणों पर लागू नहीं होता? वही समझ लेंगे, असुरक्षित ऋण जहां पे कोलेटरल नहीं रखा गया, गिरवी नहीं रखी गई। उधारकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है जहां पे चीजें जो है कठोर दिखता है काफी, और ऋणदाताओं द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग करने का मामला, मतलब एक तरफा कहीं हो जाता है, जिससे उनके अधिकार जो है ना उल्लंघन हो जाते हैं। क्योंकि अधिकार सबको है, ऋण लेने वाले को मूल अधिकार दिए गए हैं और अन्य कानूनी अधिकार हैं, और ऋण देने वाले को के पास भी संवैधानिक ढांचा के द्वारा अधिकार है। ऋण वसूली जो अधिकरण है, ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ये जो है, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ये अर्धन्यायिक प्रकार की इसकी जो है ना कार्यशैली है, इसकी काम है इसका, वो इसी से संबंधित काम करता है। और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये दोनों एनपीए से संबंधित ही हैं। जब इस प्रकार का मामला होता है ऋण वसूली अधिकरणों, इनका भी एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन जो नियम बना के इसे बनाया गया, इसका निर्माण किया गया, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करती हैं। इन सब की कमजोरियां, क्योंकि ये पूरे मामले में ये दोनों जो है ना, इनकी भूमिका अधिक होती है। एक तो वसूलने में है ना, ऋण वसूली अधिकरण, और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां जो एसेट के रिकंस्ट्रक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इन सब से संबंधित जो खामियां हैं, जिसके कारण होता यही है, जो बाद में समस्या हम लोग दिखा रहे हैं कि एसेट जो वहां पे रखा हुआ है, वो उस एसेट के वैल्यूशन, उसके रिकंस्ट्रक्शन में भूमिका, जिससे हुआ क्या, बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए कि एसेट तो ले लिया गया, जब्त कर ली गई जिसने एनपीए किया, लेकिन बाद में बैंक उसे बेच नहीं पाए। तो बेच क्यों नहीं पाए? इनसे संबंधित जो समस्याएं उभरी। तो ये सब इन्हीं सब कमियों के कारण, चुनौतियों के कारण ऐसा हुआ। अब आगे की राह हम लोग अभी तक समझ गए कि सराफेसी अधिनियम को अगर अच्छा करना है, इफेक्टिव बनाना है, तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करना होगा। और इसके लिए आवश्यक क्या है कि जो मनमाने अनुचित तरीके हैं उनको रोक लगाना होगा। मतलब उसको क्या, सबसे पहले क्या, जो पूरे सारे पक्षकार हैं उनके लिए फ्रेंडली, स्पष्ट और सरल बनाना होगा। उसका जो डीआरटी जैसी जो संस्थाएं हैं, जिसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है एक अधिकरण के रूप में बीच में, तो उसके लिए क्या, त्वरित निपटान सुनिश्चित करना है किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में। तो खास करके तो इन सब चीजों के बाद जो है ना, ये पूरी प्रक्रिया को हम लोग आसान बना सकते हैं और देश में जो एनपीए की समस्या है उसे बचा जा सकता है। तो चलिए, हम लोगों का आज का अंतिम न्यूज आर्टिकल है ई गवर्नेंस पर विशाखापट्टनम घोषणा पत्र। गवर्नेंस से संबंधित मुख्यतः मेंस परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में सिलेबस पेपर 2 में गवर्नेंस के लिए गुड गवर्नेंस के एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में हम लोग ई गवर्नेंस को जानते हैं। क्योंकि अगर
गवर्नेंस को गुड बनाना है, मतलब अच्छा बनाना है, उसे एक आयाम तक एक ऊंचाई तक ले जाना है, तो उसके लिए आवश्यक है उसका डिजिटलीकरण करना, जिससे क्या है दो लाभ होते हैं। महत्वपूर्ण रूप से दो पॉइंट को लिख लेंगे। दो लाभ क्या हो जाते हैं डिजिटल डिजिटल बनाने से? डिजिटल बनाने से दो लाभ क्या हो जाते हैं? एक तो लागत कम हो जाती है, लागत कम होगी ना हमारी, नहीं क्या, हाँ, एक क्या होगा, लागत कम हो जाएगी, और क्या होगा, दूसरा पहुंच बढ़ जाएगी, मतलब अंतिम व्यक्ति तक हमारी पहुंच बढ़ जाएगी। इसका एग्जाम्पल है कि बैंकिंग सिस्टम में जहां पहले डिजिटलाइजेशन नहीं था, आज जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन नहीं हुआ करते थे, फोन और ऐप से हम लोग नहीं चलाए जा सकते थे, सब कुछ बैंक जाने के लिए जाना ही पड़ता था सब कुछ के लिए, यहाँ तक कि खाता को क्या अपडेट करवाने के लिए, पैसे निकालने के लिए, पैसे जमा करने के लिए। तो उस समय की स्थिति समझ लें आप, एक तो सब जगह बैंकिंग हमारे जो बैंक के केंद्र, मतलब बैंक जो ही नहीं हुआ करते थे, तो वहां पे समस्या थी, जहां थी भी वहां पे बैंकों में घंटों घंटों लाइन लगना पड़ता था। तो इसमें क्या समस्या क्या होती थी, जो समाज का सबसे कमजोर वर्ग होता था वो इससे प्रभावित होता था, और जो दूरस्थ इलाकों में जहां बैंक जो है 5-5, 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर थे, और जहां बैंकों की पहुंच नहीं थी, तो वहां के लोगों के लिए ऐसा बहुत सारे ऐसे समुदाय थे जिन्होंने कभी जो है बैंक जाना उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किलें थी। और आज भी है कि बैंक के जो ब्रांचेज हैं हर जगह देश में उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऑनलाइन से ये संबंधित हो सकता है, ई गवर्नेंस से संबंधित हो सकता है कि बैंक से संबंधित ये सेवाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाई जा सके। तो बैंकिंग का उदाहरण लेकर हम लोगों ने ई गवर्नेंस को समझा। इस तरह की अन्य सेवाएं भी जो गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस की ओर ले जा सकती हैं अगर हम लोग ई गवर्नेंस की इस मॉडल पर काम करें। तो आज ये न्यूज चर्चा में क्यों है, क्योंकि ई गवर्नेंस पे विशाखापट्टनम घोषणा पत्र, विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन जारी किया गया है। ये पहले भी होता है, बेसिकली क्या है, ये 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन है, 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन यहां पे हुआ है, और उसमें ही जो घोषणा पत्र है उसे नाम दिया गया विशाखापट्टनम घोषणा पत्र। और इसका उद्देश्य यही है कि समग्र सरकारी तंत्र को मिलकर काम करना होगा, जिससे क्या है कि प्रशासन को मजबूत बनाए, एफिशिएंट बनाए, और तेजी से डेटा आधारित प्रणाली विकसित किया जा सके, जिसका लाभ किसे मिले, अंततः अंतिम व्यक्ति को मिले, उसके विकास को, सरकारी योजनाओं की अधिक से अधिक जो है लाभ पहुंचाया जा सके। तो ये इसका क्रक्स था। अब देखते हैं विशाखापट्टनम घोषणा पत्र के मुख्य प्रस्ताव क्या है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण, वही समावेशी नागरिक केंद्रीय पारदर्शी शासन को बढ़ावा देना, जिससे न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन पर बल दिया जाए, वही जिसमें सरकार की भूमिका कम हो और लोग जो है लाभ मिले, सर्विसेज उन तक पहुंच सके, इसकी भूमिका ज्यादा, सरकारी मशीनरी का कम उपयोग हो। अगर ऐप के जरिए हमको ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें सरकारी मशीनरी के उपयोग को हमने बाईपास कर दिया, और बाईपास करने से क्या हुआ, स्मूथ हुआ ट्रांजैक्शन, कम समय लग रहा है। ये बैंकिंग को हम लोग देखकर ही हम लोग ये लोग समझ सकते हैं। प्रौद्योगिकी आधारित शासन, और बेसिकली क्या है इसमें रोल किसका होगा, टेक्नोलॉजी का, क्योंकि टेक्नोलॉजी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अपनाएगी। आईटी, कंप्यूटर से संबंधित, इंटरनेट से संबंधित जो विभिन्न जो एप्लीकेशन, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जीआईएस, आईओटी, डेटा एनालिटिक्स को अपनाकर क्या हम लोग क्या बहुभाषी, मतलब विभिन्न भाषाओं में रियल टाइम एवं क्षेत्र विशिष्ट नागरिक सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। और ये कैसा होगा, इसमें क्या, जहां भी देखिए ह्यूमन इंटरवेंशन कम है, मानवीय हस्तक्षेप कम है, तो वहां भ्रष्टाचार, अनैतिक कार्यों या अन्य जो असामाजिक गतिविधियां हैं उनकी संभावना कम हो जाती है, लीकेज कम हो जाता है। तो यही कारण है कि नैतिकता और पारदर्शिता अपनाने की जरूरत पर बल दिया गया है। और डिजिटल इंडिया भाषिनी, ये क्या है, इस सबके एग्जाम्पल है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो ई गवर्नेंस के मॉडल हैं। इसमें क्या है कि डिफरेंट भाषा में आप कुछ भी पूछ सकते हो, मतलब डिफरेंट भारतीय भाषाओं में कुछ भी पूछ कर, लिख कर आप इस पे सर्च किया जा सकता है, डिजिटल इंडिया। तो इसमें क्या, लैंग्वेज बैरियर जो था वो उसे खत्म कर दिया गया। डीजी यात्रा, ये एयरपोर्ट पे यात्रा करने के लिए है ना, एयर ट्रैवल करने के लिए जो आप अपने डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होती है, वहां पे गेट पे
दिखाने के लिए, तो वो उससे क्या कर सकते हैं, हम लोग डिजिटली स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमें समस्या नहीं होगी कि कभी हम भूल गए या हमारे पास चोरी होने का घटना, इस तरह की घटना। तो उसके लिए क्या डिजिटल वॉलेट के जैसा है, जहाँ पे आप ये अपना स्टोर करके रख सकते हैं और वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये नेदरस V2 ये क्या है, ये जो पशुओं के लिए जो है ना, पशुओं में जो संक्रामक बीमारियां हैं उससे संबंधित है। ICAR के द्वारा ये डेवलप किया गया है, एक वार्निंग सिस्टम है। ये वार्निंग सिस्टम है जो पशुओं में होने वाली बीमारियों से संबंधित बचाने के लिए ये एक बनाया गया पूरा का पूरा क्या, ये वार्निंग सिस्टम, मतलब पहले डेटाबेस बनाया गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया और जो कि एक वार्निंग सिस्टम के रूप में काम करता है पूरे ऑल इंडिया लेवल पे। तो उससे क्या पशुओं में होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। सफल मॉडल का विस्तार, मतलब देश में कहीं भी ऐसा कोई मॉडल है जो ई गवर्नेंस पे शुरू किया गया और वो उसने सफलता अर्जित की, तो उसको रिप्लिकेट किया जा सकता है पूरे देश में, विस्तार दिया जा सकता है। जैसे संपदा 2 मध्य प्रदेश का, ई खाता बेंगलुरु, ये दोनों योजनाएं जो है ना जमीन और के खरीद बिक्री से संबंधित, मतलब जमीन के रिकॉर्ड से संबंधित हैं, जो एक मध्य प्रदेश में एक बेंगलुरु में। काफी अच्छा ये प्रदर्शन है जो लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल करने का, राष्ट्र स्तर पे भी देश स्तर पे भी ऐसा किया जा रहा है। रोहिणी ग्राम पंचायत, ये अपने आप में रोहिणी ग्राम पंचायत क्या है, ये रोहिणी ग्राम पंचायत जो है यहाँ पे 100% महाराष्ट्र में है। इसके ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि विषय ऐसा है, मेंस में केस स्टडी में भी हम लोग ऐसे एग्जाम्पल को यूपीएससी डिमांड करती है कि मेंस आंसर राइटिंग में हम लोग लिखें। रोहिणी ग्राम पंचायत क्या है, महाराष्ट्र के धुले में ये अवस्थित है। मुख्य बात क्या है, मुख्य 100% ट्राइबल विलेज है, 100%। और इसमें लेकिन क्या है कि सैकड़ों जो है सर्विसेज सरकारी सेवाएं दी जा रही है, डिजिटली प्रदान की जा रही है आम जनता को, जो कि देश में सबसे अधिक है। और देश में जो हमने बताया ये जो 28वां जो राष्ट्रीय गवर्नेंस ई गवर्नेंस जो सम्मेलन हुआ, जिसके डिक्लेरेशन को विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन बोला गया, उसमें जो है ना राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार भी दिया जाता है, जिसमें गोल्ड पुरस्कार इस राष्ट्रीय रोहिणी ग्राम पंचायत को मिला है। इस बार का गोल्ड पुरस्कार मतलब सबसे बड़ा पुरस्कार, गोल्ड अवार्ड, इसी कारण से कि सैकड़ों सर्विसेज को जो है ना डिजिटली प्रदान किया जा रहा है। तो मतलब क्या है, 100% डिजिटल गांव है। तो 100% डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करके लोगों के कल्याण को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की जो पहल है उसे देश में किया जा सकता है। इसी तरह से NHI का ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम को हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसे मॉडल का पूरे देश भर में विस्तार कर सकते हैं और उसका लाभ लिया जा सकता है। अब विशाखापट्टनम घोषणा पत्र के मुख्य प्रस्ताव क्या हैं और अन्य में हम लोग देख सकते हैं कि जमीनी स्तर पर समावेशी विकास, वही कि भौगोलिक पहुंच अधिक हो जाएगी अंतिम व्यक्ति तक, क्योंकि जो भौगोलिक बाधाएं हैं, कहीं पर्वत है, दुर्गम क्षेत्र जैसे था, जंगल वाला क्षेत्र जो जैसे सेंट्रल इंडिया है वो वन ये है, मतलब घने वनों से संबंधित है, नॉर्थ ईस्ट है, पहाड़ घने वन इस तरह से है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है। तो ऐसे में क्या हो जाए, डिजिटल हम लोग करते हैं, नेशनल ई गवर्नेंस को बढ़ाते हैं, तो उसमें क्या होगा, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट ढांचे के तहत उत्तर पूर्व लद्दाख से क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ाना, जहां कनेक्टिविटी की समस्या है वो भी संभव हो पाएगा। जो 2 दुर्गम इलाकों का नाम दिया गया यहाँ पे, उत्तर पूर्व और लद्दाख, इसी तरह से अन्य का भी जो मैंने अभी बताया। उसके बाद क्या, सफल पंचायत डिजिटल मॉडल्स को पूरे देश में विस्तार किया जा सकता है। इसी तरह से जो सफल पंचायत, जैसे रोहिणी ग्राम पंचायत को हमने बात की, उसके बाद महिलाओं युवाओं आदि को जोड़कर जो है डिजिटल जो है ना साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया जाए कि जिससे अधिक से अधिक युवाओं को कोई बाहर ना रह जाए। और इसका एक आयाम ये भी हम लोग जब देखते हैं डिजिटल डिवाइड की समस्या है, हमेशा ये आता है डिजिटल डिवाइड, तो क्या डिजिटल डिवाइड को कम करने में क्या इस प्रकार की योजनाएं काम नहीं करेंगे? एकदम करेंगी। विशाखापट्टनम जो डिक्लेरेशन है, साइबर सुरक्षा और स्थिरता, साइबर सुरक्षा और स्थिरता, और सब कुछ तभी संभव होगा जब हम एक अच्छा एक जो प्रभावी और एक जो एफिशिएंट जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएंगे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सेफ होगा, सिक्योर होगा, किसी भी थ्रेट से जो है ना, किसी भी अटैक से, साइबर अटैक्स के से जो है ना बचा हुआ रहेगा, अवरोधी होगा, प्रतिरोध होगा उसमें। तो इसीलिए क्या है, जीरो ट्रस्ट
आर्किटेक्चर, पोस्ट क्वांटम सुरक्षा तथा एआई आधारित निगरानी जैसी तकनीकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों जैसे परिवहन, रक्षा, नागरिक सेवा प्लेटफॉर्म पे लागू करना। तभी जाके साइबर सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित हो सकेगी और लोग उस पर ज्यादा भरोसा कर सकेंगे, जिससे कि उनकी डेटा चोरी नहीं होगी या उनके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगा भविष्य में। अगर वो डिजिटली अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं या अपने डेटा को रख रहे हैं, अपनी पहचान को रख रहे हैं, तो ये उससे संबंधित है। तो ये पूरा का पूरा हम लोग देख सकते हैं ई गवर्नेंस। तो मतलब क्या कि कृषि और संधारणीयता, लास्ट में ये कि नेशनल एग्री स्टैक के माध्यम से किसानों को बेहतर क्रेडिट, सलाह और बाजार तक पहुंच प्रदान करना। इसी तरह से कृषि क्षेत्र को भी ये मिल सकता है। अन्य पहले क्या है, सरकार, उद्योग और अन्य साझेदारों के बीच सहयोग के बड़े पैमाने पर डिजिटल समाधान विकसित करना। उदाहरण के लिए क्या, विशाखापट्टनम आईटी और नवाचार केंद्र बनाना। ये विशाखापट्टनम में ही आईटी और इनोवेशन सेंटर बनाया गया है। तो इस तरह के जो है ना डिजिटल समाधान के लिए जो है ना हम लोग विकसित करेंगे संस्थानों को भी। अब क्या चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां वही डिजिटल डिवाइड और कम साक्षरता, जिससे क्या अल्टीमेटली क्या अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे, तभी ये डिजिटल साक्षर अभियान, मतलब डिजिटल जो हमारा इंडिया का जो अभियान है, तभी सक्सेसफुल होगा। इसके लिए आवश्यक है इसे कम करना, साक्षरता को कम करना, डिजिटल विभाजन को कम करना। अब संरचना की कमी, वही इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम लोग नहीं दे पाएंगे तो वो ना सेफ होगा, ना सिक्योर होगा और ना ही निर्बाध रूप से हम लोग इंटरनेट पहुंचा पाएंगे। आज भी देश में क्या है, बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे जहाँ पे इंटरनेट एक स्पीड से अधिक नहीं पहुंच पाता है। तो वो एक चैलेंजेस है यहाँ पे। उसके बाद बदलाव के प्रति प्रतिरोध, वही है कि कोई भी नए बदलाव, कोई भी नए टेक्नोलॉजी, जब कंप्यूटर पहली बार आया था तो भी एक प्रतिरोध था नए लोगों को, एक पीढ़ी को सीखने में, एक बड़ी जनसंख्या को सीखने में। यहाँ भी ये चीजें होंगी कि जो कागज आधारित सिस्टम है उसे डिजिटल समाधान, डिजिटल सिस्टम की ओर शिफ्ट होने में पूरे की पूरी जनसंख्या नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी को भी टाइम लगेगा। तो इसीलिए डिजिटल समाधानों को अपनाने की प्रक्रिया को धीमा करती है। तो इस पे भी काम करना होगा। विभागीय समन्वय और इंटर ऑपरेटिबिलिटी की कमी है। वही है कि विभिन्न विभागों से जो जुड़ाव है, लेन देन की प्रक्रिया है, जो इंफॉर्मेशन साझा करने की प्रक्रिया है, कितना भी आप डिजिटल हो जाए, लेकिन अगर ये प्रक्रिया, ये कल्चर डेवलप नहीं हो पाया तो ये चीजें इस तरह से नहीं काम करेंगी और असंगत रहेंगी और निर्बाध सेवा देने में जो है ना हमेशा अवरोध बना रहेगा। तो चलिए हम लोग यहां से अब अन्य सुर्खियों, शॉर्ट न्यूज को देख लेते हैं। जो पहली शॉर्ट न्यूज है वो क्या है, ओईसीडी इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ओईसीडी कंट्री हम लोग जानते हैं विकसित और इमर्जिंग इकोनॉमी वाले राष्ट्रों की एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड चलिए हम लोग अब फिर से तो चलिए अब हम लोग अन्य सुर्खियों पे आते हैं। पहली जो शॉर्ट न्यूज है वो है ओईसीडी की इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। क्या है ओईसीडी? ओईसीडी मतलब क्या, और जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे क्या इकोनॉमिक और डेवलप्ड कंट्री, मतलब इमर्जिंग इकोनॉमी और डेवलप्ड कंट्री का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो 38 राष्ट्र हैं और जिसमें बेसिकली क्या अमेरिकी और जो है दक्षिण अमेरिकी और यूरोपीय राष्ट्र इसमें शामिल हैं, जैसे यूएसए, कनाडा और जर्मनी वगैरह, जो विकसित और इमर्जिंग इकोनॉमी है। तो वो राष्ट्र इसमें शामिल हैं। उनके द्वारा क्या किया गया है कि बस 2025 के लिए भारत की जीडीपी का पूर्वानुमान लगाया गया, जिसे बढ़ा के क्या कर दिया गया 6.7%, मतलब पॉजिटिव बताया गया है। लेकिन क्या बताया गया, मुद्रास्फीति का अनुमान उतना ही रखा गया है। तो इस प्रकार की बहुत सारे आंकड़े जारी किए जाते हैं देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े अन्य पक्षों के लिए। वो महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसके द्वारा जारी किया जा रहा है, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। कुछ महत्वपूर्ण बात ये इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में, वही जारी करता हमने देख लिया आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी कंट्री। यह रिपोर्ट साल में 2 बार प्रकाशित होती है और यही वैश्विक और राष्ट्रीय आर्थिक रुझानों का विश्लेषण करती है। जीडीपी, मुद्रास्फीति, रोजगार, व्यापार और निवेश का विश्लेषण शामिल है। तो इससे पता चलेगा कि देश में इन सबसे संबंधित क्या स्थितियां हैं। और रिपोर्ट में मुद्रास्फीति का दबाव, वित्तीय अस्थिरता और भू राजनीतिक तनाव से जुड़े जोखिमों को रेखांकित किया जाता है। तो ये चीजें हो गई।
उसके बाद हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट, ओजू जल विद्युत परियोजना नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में एक प्रस्तावित परियोजना, हाइड्रो पावर मतलब जल विद्युत परियोजना मैंने बता ही दिया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने भारत चीन सीमा पे अरुणाचल प्रदेश, ये पहले ही लिख देंगे, सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट की ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। इसलिए चर्चा में सुबनसिरी नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो तिब्बत से निकलकर ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र में जो पानी का मेन सोर्स में से होता है सुबनसिरी नदी है, तो वहां उसके बारे में वही लिखा गया है। और ये ट्रांस हिमालय पूर्ववर्ती नदी है ये, और भारत में अरुणाचल प्रदेश प्रवेश करता है। इसको स्वर्ण नदी बोला क्योंकि ये गोल्ड प्लेसर डिपोजिट इसमें मिलते हैं। देश में अन्य जगहों पे भी जैसे स्वर्ण रेखा वगैरह नदी है ईस्टर्न इंडिया में, तो उसमें भी इस प्रकार के गोल्ड प्लेसर डिपोजिट मिलते हैं, इसमें निक्षेप मिलते हैं बारीक कण, तो उसी प्रकार यहाँ भी मिलता है। और महत्व यही है कि पनबिजली के लिए काफी, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों से गुजरता है ये। चलिए, भूगोल से संबंधित एक और अन्य न्यूज, बैरन द्वीप ज्वालामुखी। कहां है ये बैरन द्वीप ज्वालामुखी? अंडमान निकोबार में। ये अंडमान निकोबार में हम लोग देखेंगे नॉर्दर्न, एक मिनट, हाँ, अंडमान निकोबार में ये ऐसे देख सकते हैं, ये क्या है? नॉर्दर्न अंडमान, ये मिडिल अंडमान, ये साउथ सदर्न अंडमान। तो ये यहाँ पे कुछ है, ये आइलैंड है आर्किपेलागो, और यहाँ पे ये जो है ये बैरन आइलैंड है, ठीक है। नॉर्दर्न अंडमान और ये मिडिल अंडमान के ये ऐसे नॉर्थ ईस्ट में, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे एक भारत का नारकोंडम आइलैंड भी है, ये भी ज्वालामुखी है, लेकिन ये क्या है? सक्रिय है, समय समय पे इसमें इरप्शन होता रहता है। तो इसी की बात हो रही है बैरन द्वीप आइलैंड की, ठीक है, बैरन वाले की। लोकेशन पता चल गया, दो कौन कौन से हमारे यहाँ महत्वपूर्ण जो है ये हैं वो पता चल गया, अंडमान निकोबार के बारे में पता चल गया। चलिए, ये हमने चर्चा कर लिया यहाँ पे कि अभी क्या है, फिर से इसमें उद्गार हुआ है, इरप्शन हुआ है, इसलिए चर्चा में है। इसका लोकेशन हमने देख लिया, अंडमान सागर में कहां पे है ये, और यह श्री विजयपुरम, नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और वही जो हमने बनाया था ये नॉर्दर्न अंडमान और ये मिडिल अंडमान, तो इसके नीचे में यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है, तो ये इसके ऊपर में है, यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे है ये, तो इसके यही लिखा हुआ है यहाँ विजयपुरम से 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, तो यही उत्तर पूर्व हुआ, यही बताया जा रहा है। तो पोर्ट ब्लेयर भी पूछा जा सकता है कहाँ है, तो मिडिल अंडमान के दक्षिणी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकोंडम सक्रिय नहीं है, ध्यान रखेंगे, यही हमने बताया। और ये एक प्रकार का क्या है? स्ट्रेटोवोल्केनो है। स्ट्रेटोवोल्केनो मतलब क्या? ये थोड़ा सा, ये इसकी हाइट क्या होती है? पूरा शंकुआकार होता है, मतलब कोन होता है। ये बार बार निकलता है, बार बार निकलता है, जमता जाता है, जमता जाता है, जमता जाता है। क्यों? कि ये लावा जो होता है काफी विस्कस होता है, गाढ़ा होता है लावा, ये इसीलिए तो ये लंबा होता है। कोन इसका परफेक्ट कोन होता है, ये एक परफेक्ट कोन होता है, ध्यान में। तो यही है स्ट्रेटोवोल्केनो का, ये ध्यान रखेंगे ये। और उसका भूवैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयुक्त है, ये ज्वालामुखी से जुड़े खतरों के अध्ययन के लिए उपयुक्त है, और पारिस्थितिकी प्रभावों के अध्ययन के लिए उपयुक्त है, और समुद्र में सामरिक स्थान पे परिवेश, ये देख लेंगे। चलिए, नाइटमेयर बैक्टीरिया यूएसए में आया था, नाइटमेयर बैक्टीरिया, और उसके संक्रमण के मामलों की वृद्धि दर्ज की गई है। होता क्या है? ये एंटीबायोटिक उपचारों के खिलाफ प्रतिरोधकता इसने हासिल कर ली है, मुद्दा यही है यहाँ पे समस्या। यूएसए में आया नाइटमेयर बैक्टीरिया, संक्रमण के मामले आए, और क्या है? प्रतिरोधकता इसने दर्ज कर ली है। और ये क्या है? प्रतिरोधक जीन के अन्य रोगाणुओं के साथ साझा कर सकते हैं, फैलाने में मदद करेंगे, इसके प्रसार में। और एंटीबायोटिक्स दवाइयां असर नहीं करती, तो इससे संक्रमण का इलाज करना बेहद कठिन है। और ये है क्या? इसका नाम लिखा गया है, नाम याद करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे कहां आया और क्या समस्या क्या है। सुपर टाइफून अभी क्या है? फिलीपीन तट में, ईस्ट चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के नीचे फिलीपींस तट में, इधर ऐसे ये दक्षिण चाइना सी के तरफ ये बढ़ रहा है, हांगकांग के पास। ये ताइवान देखो, ये हांगकांग के पास में ये साइक्लोन की स्थिति है। ये साइक्लोन ऐसे ये बढ़ रहा है तट की तरफ। ये हांगकांग मैंने लिख दिया यहाँ पे, हांगकांग ये यहाँ पे।
और यही ईस्ट चाइना, ये ईस्ट चाइना सी और ये साउथ चाइना सी नीचे है ना, ये फिलीपींस तट है यहाँ पे, यहाँ से उत्पन्न हो गए। तो ये चर्चा में बना हुआ है, क्यों कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रूप है ये, और जो यहाँ पे आते हैं इस इलाके में वो उसे टाइफून बोलते हैं। और ठीक है, इसका नाम है रागासा, रागासा, ठीक है। और इसी के बारे में, सुपर टाइफून के बारे में कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात 100 नॉट से अधिक है, 185 किलोमीटर प्रति घंटे या 100 नॉट से अधिक है, क्यों इसलिए इसको सुपर टाइफून बोला जा रहा है, ठीक है, रागासा को। और इसकी उत्पत्ति हमेशा महासागर के ऊपर ही होगी। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का हमने सुना है कि महासागर से नमी लेकर और वहां पे चक्रवातीय घटनाएं होती हैं, जो कि तट पे जैसे ही आता है उसका इफेक्ट कम हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा का स्रोत उसके सागरों से मिलने वाली जो नमी है, और गर्म सागर विशेष करके। तो यही है कि और क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ नहीं पाए जाते हैं? 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण। क्यों? कि कोयलिस प्रभाव के कारण, ठीक है। तो ये देख लेंगे हम लोग। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए अलग अलग नाम भी हैं बहुत सारे, हरिकेन, साइक्लोन, टाइफून, बिली। अब साइक्लोन क्या है? या चक्रवात भारत के हिंद महासागर में ही, अरब सागर में, बे बंगाल में जो आता है उसे हिंद महासागर में साइक्लोन बोला जाता है। हरिकेन क्या है? उत्तरी अटलांटिक में, पूर्वी उत्तरी प्रशांत में। और उसका टाइफून कहाँ है? पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में जो अभी आया। और बिली क्या है? दक्षिणी हिंद महासागर के पूर्वी हिस्से में, ठीक है। चलिए, व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म, ये क्या है? ये बेसिकली क्या अभी हुआ ये है कि रक्षा मंत्री ने मोरक्को में, विदेश में स्थित भारत का पहला रक्षा निर्माण संयंत्र है, जहां पे कुछ चीजें बनाई जाएगी जो रक्षा क्षेत्र से संबंधित होगी। क्या है व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म? मतलब ये एक तरह का कोई वाहन है। ये वाहन कैसा? बख्तरबंद आपने सुना है। आर्मर्ड मतलब जो आक्रमणों से सुरक्षित हो। आप ट्रक और टैंक के बीच का आप इसे समझ सकते हो, और जिसमें क्या है कि युद्ध काल में जो है ना, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए ये बनाया जाता है इस तरह के आर्मी को सामान्यतः। तो इसके लिए व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म है। और ये क्या एम्फीबियन होगा? मतलब क्या है, पानी में भी चल पाएगा और जमीन में भी चल पाएगा, तो काफी ये महत्वपूर्ण होगा। तो उसी की फैक्ट्री लगाई गई है मोरक्को में, देश से बाहर। और कौन लगाएगा ये? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और डीआरडीओ। हमने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर की एक महत्वपूर्ण कंपनी जो डिफेंस में काफी इन्वेस्टमेंट कर रही है, खास करके डिफेंस से संबंधित और एरोस्पेस से संबंधित, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। तो महत्वपूर्ण कंपनी है, इसके बारे में ध्यान रख लेंगे, इसकी भूमिका है। और यही लिखा हुआ है भारत की पहला एम्फीबियन इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल होगा। और बेहतर बचाव क्षमता है, सभी प्रकार के इलाकों के संचालन योग्य है, टेक्नोलॉजी संबंधित है, सभी प्रकार के टेक्नोलॉजी से संबंधित, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, तैरने और आगे बढ़ने की क्षमता शामिल है। तो ये सारी चीजें जो है ना, इसको महत्वपूर्ण बनाता है। टाइलेनॉल, एक्चुअली टाइलेनॉल क्या है कि पैरासीटामोल को बोला जाता है टाइलेनॉल। उसके बारे में चर्चा है। उसके बारे में क्या चर्चा है कि WHO अभी ने बोला है कि गर्भावस्था के समय में जो महिलाओं के द्वारा पैरासीटामोल का सेवन और बच्चों में ऑटिज्म के खतरे के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। मतलब समझे आप कि जो महिलाएं गर्भावस्था के समय में ये पैरासीटामोल लेती हैं, उससे उसके होने वाले बच्चे को कोई जो बीमारियां हैं, जैसे ऑटिज्म, जो कि दिमाग के विकास की से संबंधित जो बीमारी है, उसमें कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ये टेलिनॉल को ही क्या बोला जाता है? इसे ब्रांड नेम क्या है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे? पैरासीटामोल को क्या बोलते हैं? टाइलेनॉल। और ये ओवर द काउंटर दवा है, बिना प्रिस्क्रिप्शन वाली। और ये दवा सिर दर्द, मांसपेशियों दर्द, गठिया और सर्दी जुकाम आराम के लिए ली जाती है। तो समझ सकते हैं कितना कॉमन होगा। तो वो माँ भी ले सकती है। तो यही बताया गया कि इसलिए उसका संबंध नहीं है, क्योंकि ऑटिज्म जैसे मामले जो है ना, आजकल काफी बच्चों में बढ़ रहे हैं, जो कि बच्चों के चाइल्ड डेवलपमेंट से, चाइल्ड जो है माइंड के डेवलपमेंट से संबंधित है। और उसका प्रभाव क्या पड़ता है? अगर जिस बच्चे को है, उसे सामाजिक व्यवहार, मतलब सोशल बिहेवियर करने में समस्या होती है, और उसका जो और बिहेवियर पैटर्न है वो सामान्य बच्चों से अलग हो जाता है, सीखने की प्रक्रिया अलग हो जाती है उसकी, और उसके बिहेवियर अलग हो जाते हैं, बातचीत करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, देर से बोलना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं इसमें ऑटिज्म में हम लोग समझ सकते हैं। ऑटिज्म के बहुत सारे लक्षण, इसलिए इसको ASD भी बोला जाता है, ऑटिज्म डिसऑर्डर, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इस तरह से। तो इससे संबंधित नहीं है। चलिए,
द्रव्य पोर्टल क्या है? द्रव्य पोर्टल राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर 23 सितंबर 2025 को द्रव्य पोर्टल का शुभारंभ किया गया। बेसिकली क्या है कि डिजिटाइज्ड रिट्रीवल एप्लीकेशन फॉर वर्सेटाइल यार्डिस्टिक ऑफ आयुष सब्सटेंसेज है। बेसिकली ये कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने जारी किया है, आयुर्वेदिक सामग्री और उत्पादों का सबसे बड़ा डेटा संग्रह है और जिसका डेटाबेस में लगातार वृद्धि हो रही है और यह विकसित हो रहा है। इस पर पारंपरिक आयुर्वेदिक ग्रंथों के साथ साथ आधुनिक वैज्ञानिक साहित्य और क्षेत्रीय अध्ययन शामिल है। तो मतलब क्या है कि आयुष मंत्रालय के द्वारा आयुर्वेदिक सामग्रियों के विकास के लिए, संरक्षण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म द्रव्य पोर्टल, इसको इसलिए नाम रखा गया है। चलिए अब अंत में एक सुर्खियों में रहा है एक स्थल देख लेते हैं, क्या है? पेरू, जिसकी राजधानी क्या है? लीमा। दक्षिण अमेरिका का एक महत्वपूर्ण शहर, महत्वपूर्ण राष्ट्र और एंडीज कंट्री। एंडीज मतलब एंडीज पर्वत श्रृंखला, हम लोगों ने नाम जो सुना है, ये दक्षिण अमेरिका में, ये ऊपर से लेकर नीचे तक हम लोग देख सकते हैं। इसकी भौगोलिक सीमा को किससे किससे, इक्वेडोर, जहां से हमने सुना है कि हम जानते हैं कि इक्वेटर होकर गुजरता है। तो पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, बोलीविया, ये सब, चिली, ये सारी सीमाओं से इसके चारों तरफ सीमा बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक लेक है, इसको क्या बोलते हैं? लेक टिटिकाका। पेरू और बोलीविया के बीच में एक झील है, मतलब सबसे ऊंचाई पे अवस्थित जो है नौबहनीय झील है ये दुनिया की। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्स हमने देख लिया। समुद्री सीमा जो है प्रशांत महासागर से लगती है। उसके बाद क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन, हम लोग देख सकते हैं कि ब्राजील में सेल्वास जो है ना, सेल्वास जो वर्षा वन है, जो अमेजन वन के रूप में, घने वन, बस उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के रूप में जानते हैं, उसको साउथ अमेरिका में सेल्वास बोलते हैं। उसका प्रसार यहाँ पे है पेरू के लगभग आधे हिस्से में, ये देख सकते हैं हम लोग, ये आधा हिस्सा, ये पूरा ऊपर वाला जो ब्राजील की तरफ से आ रहा है। और उसको क्या, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी एंडीज है, और उसमें क्या, माउंट वास्करन, ये देख सकते हैं यहाँ पे, जिसकी 6746 मीटर ऊंचाई है, वो यहीं पे है। लेक टिटिका के बारे में हमने देखा ही। नदी क्या है? मरानोन नदी का उद्गम पेरू में होता है, और यह नदी क्या है? अमेजन नदी का मुख्य स्रोत के रूप में आता है। तो चलिए, हम लोगों ने यहां तक आज के सारे न्यूज को कंप्लीट किया। अब हम लोग आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वो है पेरू की भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी हम लोगों ने देखा जो विशेषताएं 1, 2, 3, 4, इसमें से सही कथन को चुनना है। आसान प्रश्न है, हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑटिज्म एक ऐसी स्थिति है जो बच्चे के मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करती है तथा सामाजिक संपर्क और संचार को प्रभावित करती है। वही WHO से संबंधित जो था वो दवाई, उससे संबंधित पैरासिटामोल के बारे में 3 स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट हमें चुनना है। आसान है, मैंने बताया था कि ऑटिज्म एक फेमस बीमारी है, प्रसिद्ध बीमारी है, तो उससे संबंधित ये घटनाएं पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बैरन द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट चुनने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सोलर पीवी क्षमता ग्राउंड माउंटेड है? जो मैप हमने दिखाया था उसमें है, और उस पर हमने चर्चा भी किया था कि किसमें क्षमताएं अधिक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द्रव्य पोर्टल शुरू करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? इस प्रकार के प्रश्न जो है ना आते रहते हैं। आसान ही प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6, इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो वैश्विक और राष्ट्रीय आर्थिक रुझानों का विश्लेषण करती है और हर 2 साल में प्रकाशित होती है, किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? ये देखिए, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, सबसे पहले ही हमने देखा। तो इस तरह से आज का हम लोग न्यूज टुडे के इस अंक को हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और जो करंट अफेयर है उसकी तैयारी में न्यूज़ टुडे के अंक से प्राप्त की गई जानकारी को आप लोग शामिल करते हुए चल रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।